Hello friends, good morning to all of you. Again welcome to this channel and कल हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे इस चीज के जो फर्स्ट पेपर हमारा सेकंड पेपर चल रहा है 2012 का। फोर्थ क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ द डिमांड ऑफ मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलएम शेड्यूल विल बी, क्या होगा। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें एलएम कर्व की बात की गई है। इट मीन सिंप्लीमेंट से कि भाई हमें आईएस और एलएम हमें कंप्लीटली इसको स्टडी करना होगा। तो नो डाउट देखते हैं कि आईएस एलएम किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से ये, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो डाउट इसमें कि भाई आईएसएलएम से 101% 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के पूछे जाते हैं। हो सकता है इसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं वीडियो के, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए यही एक पार्ट बहुत है। फिर कभी दूसरा पार्ट जो रहेगा वो देखते हैं। देखिए एलएम की और आईएसएलएम मॉडल के बारे में बात करते हैं हम लोग। आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था भाई 1933 के अंदर, जब 1929 के अंदर जब क्राइसिस आया था, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था और इतना बड़ा क्राइसिस था कि हमें 1933 में पता चला कि 1/4 जो यूएस की जो लेबर थी वो बिल्कुल प्रोडक्शन डाउन हो चुकी थी और ऊपर से अनएम्प्लॉयड 24% तक अनएम्प्लॉयमेंट चली गई, जीडीपी 30% तक डाउन चली गई थी। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक वर्स्ट ईयर माना गया था उस क्राइसिस को, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात थे उस टाइम पे। तो उस वक्त जो थे हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल लोगों ने जो बात की थी, वो हमेशा क्या कहते थे कि भाई हाँ हमारे जितने भी हैं फैक्टर सप्लाईज जो होती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे इनकम डिपेंड करती है फैक्टर सप्लाईज के ऊपर। बट और फैक्टर सप्लाईज के साथ एक चीज डिपेंड करती है जो हमारी अवेलेबिलिटी होगी, जो हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट स्टिल जब हमने ये डाटा उठा करके देखा 1929 से 1933 के बीच में, ना ही फैक्टर सप्लाईज में कोई चेंजेस थे, ना ही टेक्निकल चेंजेस थे, कोई भी देखने को नहीं मिला। तो फिर ये क्राइसिस क्यों आई कि इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पर इकोनॉमी डाउन क्यों चली गई, ये चीज वहां पे देखने को मिली। तो उस वक्त फिर वहां पे महसूस किया गया कि जो क्लासिकल है वो फेल हो चुके हैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। तो वहां पर फिर उस वक्त आए थे केंज, 1936 के अंदर केंज आए। तो केंज ने ना वहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया था लो एग्रीगेट डिमांड का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लो एग्रीगेट डिमांड का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि लो एग्रीगेट डिमांड, लोगों की डिमांड जो है वो लो हुई, जिसकी वजह से फिर इनकम भी लो होती चलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती चली गई, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली और इकोनॉमी डाउन चली गई। तो यहाँ पर लो एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट, जो एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो केंज ने दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों आईएसएलएम के बारे में। तो आईएस क्या है, वही है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से रिलेटेड, ठीक है। और एलएम जो है वो लिक्विडिटी एंड मनी से रिलेटेड, लिक्विडिटी एंड मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, हम लोग आईएस और एलएम दोनों को ही स्टडी करते हैं, किस तरीके से करेंगे। पहले हम आईएस की बात कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग आईएस की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुड्स मार्केट से रिलेटेड है भाई, गुड्स मार्केट होती है या फिर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट है वहां से रिलेटेड है। देखिए क्या है, हमने ना इसका एक बेस बनाया, इसको स्टडी करने के लिए इसका बेस क्या बना, इसका बेस जो बना था वो केंजियन का क्रॉस मॉडल, केंजियन क्रॉस मॉडल जो था वो इसका बेस बनाया गया और उसी के ऊपर इसको स्टडी किया गया। क्या था केंजियन क्रॉस मॉडल, क्या था, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारी जो है एक्चुअल, हमारी जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो है, और ये जो होगा हमारा दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्चुअल में हमारी सर्विसेज वगैरह इन सब चीजों के लिए जो खर्च कर रही है वो है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो आने वाले समय में वो खर्च करना चाहती है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये ई पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम, जहां पर एक्चुअल और एक्सपेंडिचर और रियल जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है दोनों दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आ जाएगा उधर से। इस बेस के ऊपर, इस मॉडल के ऊपर बेस्ड है हमारा आईएस कर्व। एलएम की बात करेंगे, एलएम भी इसी तरह एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो चीज बेस्ड है आईएस के ऊपर। अब हम बताते हैं कि आईएस कर्व कैसे निकल करके आएगा। देखिए आईएस कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए मैं इसी में ही आईएस कर्व निकाल देते हैं अभी थोड़ा सा। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, आईएस हमने निकालना है। तो
ये हमारा मेन बेस रहेगा। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि मैं किस तरह से यहाँ पर कर रहा हूं, किस तरीके से आईएएस कर्व निकल के आएगा। देखिए अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट एक चीज तो हमेशा ध्यान रखें ही रखें कि भाई डायग्राम्स के साथ खेलना है उन्हें। अगर डायग्राम्स के साथ आपको खेलना आ गया ना, ग्राफ्स के साथ आपको खेलना आ गया ना, इकोनॉमिक्स आपकी चुटकियों में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने ये बात की थी अभी यहाँ पर, ये एग्रीगेट डिमांड देन एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारा एक्चुअल जो था एक्सपेंडिचर वो था, ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर था, मान लीजिए ये चीज। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें, अगर हम इसकी इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं यहाँ पर मान लीजिए, तो क्या है, कंजप्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ये चीजें होंगी हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। ध्यान रखिएगा हम आईएएस की बात कर रहे हैं, तो आईएएस कर्व क्या दिखाता है, वो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। ध्यान रखिएगा आईएएस जो है वो रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में रिलेशन दिखाता है यहां पर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, और ये बात हम जानते हैं इजीली कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग चलेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के इन्वेस्टमेंट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब आईएएस कर्व देख लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर जब पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो कुछ ना कुछ तो इंसान की इनकम होगी ही होगी। मान लीजिए वाई नॉट हमारी इनकम है, और मान लीजिए कुछ भी ये देख लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहां निकल करके आया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट रहेगा, आई नोट पॉइंट ये होगा, आर नोट ये होगा, मतलब इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, इनिशियल इनकम हमारी ये है, ये हमारा पॉइंट निकल गया। जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हम डाउन कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर दिया डाउन। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर दें, कोई बात नहीं, ये मान लीजिए दूसरे स्टेप से कर देता हूं मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे ही डाउन किया, ये देखिए नीचे आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन R1, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट I1 मेरी इंक्रीज चली गई। देखिए जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगी तो ये जो हमारा जो कर्व था ये शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए ये शिफ्ट कर गया इस तरीके से अपवर्डली, यानी कि ये मान लीजिए I0 था, ये I1 आ गया जब हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो इनकम लेवल भी हमारा इंक्रीज हो गया। ये देखिए Y1 आ गया, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिए, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट निकल करके आ गया, एंड ये हम अगर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, दैट इज अवर आईएएस कर्व। आया भी समझ में, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। थोड़े से जो चैनलाइज है वो देख लीजिए कैसे है। जैसे ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करने की वजह से क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट था, E1 चला गया, E2 E1 चला गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की चला गया, यानी कि डिमांड जो हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो मॉडल था, ये हमारे जो इक्वेशन थी ये ऊपर की साइड शिफ्ट कर गई, और ये हमारा इसकी वजह से हमारा इनकम लेवल भी Y0 से Y0 Y1 आ गया। मतलब जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से इनकम लेवल भी मेरा इंक्रीज हो गया, Y1 पर मैं पहुंच गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो ये हमारे पास आईएएस कर्व निकल करके आ गया। देखिए अभी तो सिर्फ आईएएस कर्व सिर्फ इतना है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। फ्लक्चुएशंस इन द सेंस क्या कहेंगे हम लोग कि आईएएस कर्व ऊपर की साइड शिफ्ट कर जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है, वो किस वजह से? देखिए वो और काफी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस वगैरह हैं, वो किस तरह से इसको इफेक्ट करते हैं आईएएस कर्व को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, वो चीज इफेक्टेड है, वो हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। आईएएस कर्व इतना हमारा निकल जाता है। सेकेंडली हमने इसको बेस क्या बनाया, आईएएस कर्व निकालने का बेस बनाना है केंजिन का क्रॉस मॉडल बेस बनाया। अब हम बात करते हैं सेकेंडली एलएम कर्व की। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, इसको रब कर रहा हूं।
एलएम कर्व की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया कि आईएस कर्व का बेस क्या बना, केंजियन क्रॉस मॉडल। इसी तरह से एलएम का जो बेस होगा वो होगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि हम कहेंगे एलएम कर्व का जो बेस होगा किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर ये बेस्ड रहेगी। अब बात आती है कि थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि आर जो है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम शॉर्ट रन में उसको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। ये थ्योरी हमारी कहती है कि हाउ आर इज डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में हम लोग किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसके बाद में बात करें, लेकिन उसके पहले एक बात हमें तो पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं किस चीज पे है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, उन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड है। और ये जो सप्लाई ऑफ मनी अभी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है भाई, ये एक्सोजीनियसली डिसाइड की जाती है, एक्सोजीनियसली डिसाइडेड होती है बाय सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब ये क्या बोला है भाई, ये भी सोचना पड़ेगा, है ना। एक्सोजीनियसली देखिए दो वर्ड होते हैं, काफी फेमस वर्ड हैं ये, और बहुत बहुत जगह आपको इकोनॉमिक्स में सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, एक्सोजीनियसली एंड एंडोजीनियसली। एक्सोजीनियसली वो चीज है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, एक फिक्स्ड है कि हाँ यही होगा। एंडोजीनियसली वो है जिसको हम डिराइव करके लेकर के आते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है थोड़ा सा। तो आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी जो है सेंट्रल बैंक फिक्स रखता है। ये बात हमें इस चीज के बारे में पता है कि भाई हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस को बेस मानते हुए हम लोग ये चीज कर लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डायग्रामेटिकली मान लीजिए इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमें पता है, यहाँ पर मैंने अभी भी बताया था एलएम कर्व क्या करेगा, जैसे आईएस कर्व रिलेशन बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में, सिमिलरली एलएम कर्व भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में रिलेशन बताता है। बट जो एक्चुअल सप्लाई ऑफ मनी है ना, मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी उससे रिलेटेड उनके बेसिस पर बताती है बातें सारी। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हमारी सेकेंडली, ध्यान रखिए हम तो एलएम निकाल रहे हैं ना, इकट्ठे निकाल देते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से, ये है मान लीजिए मेरा मनी सप्लाई एम अपॉन में पी, ये कांस्टेंट है, और ये है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंडली इधर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ रिलेशन। देखिए हमने बात करी मनी सप्लाई के बारे में, मनी सप्लाई जो है कांस्टेंट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मान लीजिए ये चीज मनी सप्लाई की, यानी कि मनी सप्लाई जो है यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है, क्योंकि ये एक्सोजीनियसली डिसाइडेड है सेंट्रल बैंक की तरफ से। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन आ जाएगी। सेकंडली थिंग क्या आता है, डिमांड फॉर मनी की बात कर लेते हैं। मान ली डिमांड फॉर मनी ये है हमारी एमडी। जो डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम लोग केंजियन का जो मॉडल आएगा, केंजियन की वो स्पेक्युलेटिव डिमांड, एग्री वो जो ट्रांजिटिव डिमांड, इनके बारे में बात की थी, वहां से निकल करके आए, ये भी कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। सेकेंडली क्या है, मनी डिमांड ये है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर आर नोट है, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑब्वियस सी बात है मेरी कुछ ना कुछ तो इनकम यहाँ पर वाई नोट रही ही होगी। अब देखिए क्या है, जैसे ही वाई नोट से इनकम जो है शिफ्ट कर जाएगी, मान लीजिए y1 नोट टू y1, यानी कि जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो डिमांड फॉर मनी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ इनकम हमारी इंक्रीज, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज का मतलब क्या है, ये ऊपर की साइड शिफ्ट कर जाएगा अपर डायरेक्शन में। मान लीजिए ये शिफ्ट कर गया इस तरीके से, यानी कि डिमांड फॉर मनी R1 एंड RY1 है ना। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इंक्रीज कर रहा है ना, ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, और इनकम भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 आ गया, इनकम भी इंक्रीज कर गया, मान लीजिए इस पे Y1 आ गया। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स निकल करके आए हमारे पास। ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, दैट इज LM कर्व। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, जैसे ही मेरा इनकम जो है मेरी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फॉर मनी जो है वो भी इंक्रीज हुई, और उसकी इंक्रीज होने की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा इंक्रीज हुआ, ये अपवर्ड साइड में शिफ्ट कर गया इस वजह से, और मनी सप्लाई वहां पर जो है कांस्टेंट है। अब ये है हमारे पास LM कर्व। देखिए IS निकाला हमने, LM कर्व किया।
तो ये ध्यान रखिएगा भाई, एलएम कर्व भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है फ्लक्चुएशंस, लाइक इसको अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ये भी जो मैंने बताया था पीछे में भी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह, टैक्सेस वगैरह, इन चीजों की वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है कम हो रही है, तो उनकी वजह से एलएम कर्व की भी शिफ्टिंग होगी, वो शो करता ही करता है। लेकिन फिलहाल हमें इसमें हमारा जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर निकल चुका है। अभी बताता हूं कहां से। देखिए उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, इसको रब करके थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेते हैं। आईएस और एलएम का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने दोनों देख लेते हैं कि किस तरीके से निकला। देखिए कैसे है। अभी हमने बात करी थी केंजियन क्रॉस मॉडल, केंजियन क्रॉस मॉडल, ठीक है। और एक हमने दूसरी तरफ से बात करी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की। तो केंजियन क्रॉस मॉडल से हमने क्या चीज निकाला, आईएस कर्व निकाला, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से हमने एलएम कर्व निकाला। मानते इस चीज को। जब हमने इन दोनों को कंप्लीटली ज्वाइन करवाया तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का कौन सा मॉडल निकल करके आया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो मॉडल निकल करके आया। और यही मॉडल जो है, जो शॉर्ट रन में हमारे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं थ्योरी के अंदर, फ्लक्चुएशंस जो होती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है वो सारी की सारी इसी मॉडल के थ्रू निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम डायग्रामेटिकली इक्वेशन क्या था, हमने ये देखा था दैट इज अवर आईएस कर्व एंड दैट इज अवर एलएम कर्व, और ये हमारा आ गया था यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। मानते हैं इस बात को भाई कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था आईएस और एलएम कर्व का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये आईएस एलएम कर्व। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसने बोला है इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, कहता है डिमांड फॉर मनी यानी कि मनी की जो डिमांड है इंटरेस्ट इन इलास्टिक है तो एलएम के ऊपर। अरे एक बात बताओ भाई, मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि ये जो चीज है, ये मनी सप्लाई एलएम का जो वो चीज है, कॉन्सेप्ट है, वहां पर वर्टिकल लाइन क्यों था, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई काम ही नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई काम ही नहीं था। अगर एलएम इक्वेशन देखो ना, मैं एलएम इक्वेशन हमारी क्या कहती है, आर इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन में ई एफ, सॉरी पी एफ प्लस ई अपॉन में एफ इंटू में वाई, ये इक्वेशन आती है भाई। इसका रिलेशन हम इसके साथ देखते हैं, ये जो होती है ये तो एक शिफ्टिंग पैरामीटर है, एम अपॉन में पी जो है कांस्टेंट है यहाँ पर, ये तो शिफ्ट करेगी, तो इसके साथ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मैटर ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होगी, तो एलएम शेड्यूल कैसा होगा, अरे एलएम शेड्यूल तो वर्टिकल ही शो करेगा ना, और तो कुछ शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट का कोई रिलेशन ही दिखा नहीं रहा है। तो दैट इज अवर मतलब कंप्लीटली था ये क्वेश्चन। इसका आंसर जो रहेगा फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर रहेगा, इंटरेस्ट इन इलास्टिक एलएम शेड्यूल वर्टिकल लाइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा हेयर-डोमर मॉडल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और कमेंट्स जरूर किया कीजिए, इससे जो है कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाती है बहुत ज्यादा कि हाँ मुझे करवा देना चाहिए। वैसे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि हाँ इसको कंटिन्यूटी किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।